नमस्कार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी, उसके अंतर्गत वन दरोगा की पोस्टें आई हुई हैं। आपकी लगभग 700 के आसपास है, तो काफ़ी ठीक ठाक पोस्टें हैं। रिसेंटली इन्होंने अपना सिलेबस अपडेट किया, तो जो आपका ट्रेडिशनल जो पढ़ने का तरीका था, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है या जो भी मैथ रीजनिंग आप लोग पढ़ते थे, वो बिल्कुल साइड कर दिया। अब पूरा इनका जो सिलेबस है वो आ गया है आपकी फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट, जिसमें फॉरेस्ट्री एक डोमिनेंट पार्ट है और उसका एक क्यूमुलेटिव जो इन्होंने बनाया है। तो आज की इस ओरिएंटेशन क्लास में हम लोग एक तो आपकी वन दरोगा की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है उसे समझेंगे, प्लस आपके सिलेबस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आप में क्या क्या है, किसे कितना डिटेल पढ़ना है। और क्योंकि 100 क्वेश्चन आने हैं, तो सिलेबस भले ही छोटा हो लेकिन 100 क्वेश्चन आने हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल सुपरफिशियल पढ़ते चले जाइए। जैसे कार्बन क्रेडिट की बात की गई है, तो आप बस डेफिनेशन देख लो और चले जाओ, इतना भी आसान नहीं है, आपको डिटेल जाना पड़ेगा। तो सिलेबस जो है उसे डिस्कस कर लेंगे और प्लस पॉसिबल रिसोर्सेस, आप कहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, हमारी साइड से क्या हेल्प हो सकती है, वो सारे जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कस हो जाएगा। फर्स्ट थिंग, ये जो वन दरोगा या फॉरेस्टर की जो पोजीशन है उसे आप समझ लीजिए। यूपी में यूजुअली हर स्टेट में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वनों की, उसमें ऊंच नीच रहती है। कुछ जगह जो छोटे स्टेट हैं उनमें नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं, जैसे इकोलॉजी में आपने हिरार्ची पढ़ी होंगी, उस टाइप की कम होती हैं। बड़े स्टेटों में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। यूजुअली एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट मान सकते हो क्योंकि फॉरेस्ट का जो डिवीज़न है वो आपके नॉर्मल जो सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है उससे अलग होते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि एक ज़िले लेवल पे, जिला स्तर पे आपका एक है डिवीज़न, यानी कि ये वन का एक ज़िला है, फॉरेस्ट डिवीज़न है। इस पे एक डीएफओ को रिक्रूट किया जाता है, जो अपने आईएफएस से रिक्रूट होते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के थ्रू, उसके थ्रू इस डीएफओ लेवल की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट की जाती है। इसके बाद डीएफओ से नीचे यहाँ पर आता है एसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। कुछ स्टेट में इसे एसडीओ भी बोल दिया जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर। उत्तराखंड में ये जो एसीएफएन है, जो गाड़ी दी जाती है उस पर एसडीओ लिखा रहता है, वही लेके घूमते रहते हैं। और एसडीओ के नीचे आता है रेंजर या रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, आरएफओ, रेंजर, कुछ भी नाम दे देते हैं। इनकी जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी पीएससी एग्ज़ाम के थ्रू होती है। हर स्टेट की जो पीएससी है वो करती है। इसके बाद फिर नीचे की पोस्टें हैं। यहाँ सबसे लोएस्ट जो पोस्ट है वो है फॉरेस्ट गार्ड की। कुछ स्टेटों में 2, किसी में 1, किसी में 3, ऐसा डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर 2 पोस्टें और रहती हैं। जैसे एमपी है वहाँ पर, या यूपी है, ज़्यादातर स्टेट में फॉरेस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट होती है। और ये 3 लेवल ऊपर, यानी कि 4 लेवल पे एंट्री है इस सर्विस में। 4 एंट्री लेवल्स हैं। बीच की जो 2 पोजीशन है इन पर एंट्री नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, प्रमोशन से जाते हैं। ये जो पोजीशन है इसे बोला जाता है डेप्यूटी रेंजर, और इसे बोला जाता है फॉरेस्टर या वन दरोगा। ऐसा भी संभव है क्योंकि मुझे यूपी की जो फॉरेस्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें पुरानी पढ़ रखी है, हो सकता है वेरिएशन आए हो, समझने में गलती हुई हो। तो यूजुअली फॉरेस्टर को ही वन दरोगा बोल देते हैं, लेकिन हो सकता है डेप्यूटी रेंजर एक ही पावर दे रखी हो उन्हें। तो आपकी पोजीशन है वो यहाँ पर है। हालांकि आपकी ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी वगैरह ठीक है, अदर स्टेट के कंपेयर में यूपी में वैसे भी ठीक ठाक पोजीशन है। और आप लोगों की जो रिक्रूटमेंट है, बेसिक क्राइटेरिया ही ग्रेजुएशन है।
तो मीन्स मैं ये समझ के चलता हूँ कि मैं यहाँ आगे आपको जो भी बताऊँ उस हिसाब से है कि आपका एकेडमिक ग्रेजुएशन है, मीन्स आपको एक कैपेसिटी है, आप ठीक ठाक डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। आप एक लेवल क्लियर करके आए हैं, मीन्स काफ़ी चीज़ें आपकी पहले से ही क्लियर है, आपको बस उसे साफ करना है और एक पर्टिकुलर एरिया में ही फोकस करना है। ये रहा आपके एग्ज़ाम का पैटर्न कि 100 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 है नेगेटिव मार्किंग। तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन तब भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं उनको अपन को हैंडल नहीं करना है, लेकिन अदरवाइज 1/4 बहुत कम नेगेटिव मार्किंग है। 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर है, रिटेन है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ये बेसिक चीज़ है। फिर आता है अपना सिलेबस, जिसने आप पे बम फोड़ा है पूरा। सिलेबस में ये बकायदी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जब आप सिलेबस देखते हैं तो बहुत शॉर्ट लगता है। जैसे यहाँ लिख दिया इन्होंने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, बस सिंपल सा है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अब इसको ऐसा नहीं होता है कि गूगल पे आप जाइए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी सर्च करके जो आ गया आप 1-2 पेज में से पढ़ लो। आप बेसिक समझ लीजिए कि यहाँ पर 26 टॉपिक्स हैं। 2-4 टॉपिक बकवास टाइप के हैं, मीन्स वो क्यूमुलेटिव हैं, इकट्ठे हैं। कोई ऐसा सिंपल सा टॉपिक है जिसका आधा हिस्सा कहीं इधर है, आधा इधर। आप 25 ले लीजिए तो हर टॉपिक से एवरेज आपके 4 क्वेश्चन हो गए। इनमें से कुछ टॉपिक अच्छे हैं, जैसे यहाँ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है, क्रॉप सर्कल। इसे आपको अच्छे खासा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एक लेवल तक, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन एक लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा। ये फॉरेस्ट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर आपको वही जनरल एग्रीकल्चर पढ़नी पड़ेगी, जैसे नेमराज सुंडा या मुनिराज, उसमें एक रिव्यू सा, एक कोर सुपरफिशियल दिखना पड़ेगा। इसकी उम्मीद रहती है कि ये आपके अगर 100 क्वेश्चन है तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 8 से 10 क्वेश्चन अकेले ये कवर कर लेगा। फिर यहाँ बकायदी चीज़ें रहेंगी अपनी फॉरेस्ट्री की। अब ऐसा क्या होता है कि मुझे ये इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें झेलती नहीं हैं। प्लस सिलेबस में एक इशू और है, ये जो सिलेबस होता है ये केवल आपको एक सामान्य समझ के लिए बनाया जाता है कि हाँ भाई आप क्या पढ़ें। आपको कोई भी एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो आपको कुछ तो पता नहीं पड़ता कि भाई क्या पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैथ और रीजनिंग सिलेबस में 2 लाइन में दे दिया जाता है, तो आप ऐसा थोड़ी करते हैं आपके वो जो 2 लाइन लिखी है ना आप केवल उतनी पढ़ते हो। आप जो भी डिटेल में पढ़ोगे, मैथ रीजनिंग जहाँ से भी पढ़ोगे आप अच्छे खासे डिटेल में पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन केवल उसी 2 लाइन से आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो केवल आपको एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि आपको पढ़ना क्या है, एक मोटा माटी अनुमान दे देता है। वैसे ही यहाँ सिलेबस के साथ है। आपके सिलेबस को मैंने थोड़ा ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ डिवाइड कर लिया है। पीपीटी जो है इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस पीपीटी की जो पीडीएफ है वो यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो ना। तो इन्होंने क्या किया, ये सब्जेक्ट वाइज डिवीज़न है। जैसे कि एक सब्जेक्ट आता है फॉरेस्ट लेजिस्लेशन, या आप इसे बोल सकते हो वनों से संबंधित कानून, जिसमें वन अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट एक्ट जो है, जैसे अपना 1865 1865 का कानून है, 78 1878 का कानून है, फिर फाइनली 1927 का जो वन अधिनियम है वो है, और 1980 में आया था वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो ये 4 एक्ट हैं फॉरेस्ट के। इनमें मेनली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को एक रिव्यू करना होता है और 1927 के एक्ट को थोड़ा ठीक पढ़ना होता है। बकाया इनमें केवल इतना एक सुपरफिशियल सा देखना है कि किस में क्या ऐड हुआ है, कौन सा पहला है कौन सा लास्ट है, किस में क्या कुछ अपडेट हुए हैं, बस उतना ही देखना है। डिटेल किसी की नहीं पढ़नी है एक्सेप्ट 1927 छोड़ के। अब यहाँ आपके जो टॉपिक हैं ये सभी के सभी इसी से है। अगर आपसे बोला जाए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी तब भी आप इसे पढ़ोगे। यहाँ पर पूछा जाए गवर्नमेंट लॉ एंड पॉलिसी फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन तब भी आपको यही पढ़ना पड़ेगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तब भी आपको यही टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके
5 ऐसे सब टॉपिक हैं जो फॉरेस्ट लेजिस्लेशन से जुड़े हैं। लेजिस्लेशन में पढ़ते क्या है, पहले पढ़ते हैं फॉरेस्ट की पॉलिसी, वन नीतियाँ, जिसमें एक नीति आती है अपनी 1894 1894 की, 1952 जैसे देश आज़ाद होता है वो आती है, फिर आती है 1988 की। इन तीनों पॉलिसियों का कंपैरिजन, तीनों पॉलिसियाँ और उनका कंपैरिजन ये देखना होता है केवल यहाँ। अगर कंपैरिजन भी ठीक से कर लिए तो काफ़ी हद तक चीज़ें वहाँ हो जाती है। फिर फॉरेस्ट एक्ट वो बता ही दिया है आपको। फॉरेस्ट पॉलिसी और एक्ट के अलावा कुछ और भी एक्ट हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वो तो यहाँ सिलेबस में दे रखा है इन्होंने। आपको यहाँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर और वाटर से जो रिलेटेड एक्ट हैं उनको डिटेल में नहीं, आप मान लीजिए आधा पेज का, जो उनकी इम्पोर्टेंट जो क्रक्स है केवल उतना ही पढ़ना होता है आपको, तो वो एक्ट जो है उन्हें भी देख लीजिए। बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट है 2002 का, फॉरेस्ट राइट एक्ट है। और जब पॉलिसी देखते हैं तो इसमें जो एग्रो फॉरेस्ट्री की एक पॉलिसी आई है, बस कब आई है, सन कब आया, बस उतने से काम हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ लेजिस्लेशन में पढ़नी होती है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि आसान है, थोड़ा टफ जाएगा, समझना अगर आपने आराम से समझा तो आराम से हो जाता है 5-6 दिन में। दूसरा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि वाइल्ड लाइफ होती क्या है, वाइल्ड लाइफ का कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे उनकी जनगणना सेंसस की जाती है। नेशनल पार्क वो एक्स सिटू इन सिटू कंजर्वेशन है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, वाइल्ड लाइफ डिजीज़, ये सारी चीज़ें आती है यहाँ पर। क्योंकि वाइल्ड लाइफ ऐसा टॉपिक है कि जो आपके इन्वायरमेंट में भी मान लो आप, ये जनरल में हर जगह घुसा रहता है वो, तो आपको कुछ तो क्राइटेरिया यहाँ है। जैसे नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी है, एलिफेंट और टाइगर रिजर्व है, ये इन्हें सीधा दे दिया है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप टाइगर रिजर्व की बात कर लें, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला, टाइगर रिजर्व कैसे बनता है, बनने का प्रोसीजर, उसके प्रोसीजर जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ हद तक हम लोग ये पढ़ लेंगे इसके बारे में। जो अथॉरिटी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके बारे में यहाँ पढ़ लेंगे, अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होगा। नेशनल या स्टेट लेवल पे जो बायोडाइवर्सिटी के बोर्ड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर हम लोग कुछ यहाँ तक पढ़ लेंगे, बकाया की चीज़ें कुछ यहाँ पर देखते हैं क्योंकि मिली जुली है। यहाँ पर कई बार क्या है, एक्ट में जब आप कोई पढ़ रहे हो तो कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें बीच में छोड़नी पड़ती हैं जिससे हम लोग जो स्ट्रीम जा रहे हैं वो सीधे जा सकें। ये छोटी छोटी सी रुकावट होती है, अगर उन पर डिस्कशन ज़्यादा हो जाए तो हम लोग जल्दी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इन्हें जब ज़रूरत पड़ती है तब बाद में पढ़ लिया जाता है, तो ऐसे बोर्ड वगैरह हैं वो यहाँ पढ़ने होते हैं। तो टाइगर रिजर्व का फिर आपकी वो लिस्ट आएगी कि भाई देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। ये टाइगर रिजर्व की जो लिस्ट है वो अपडेटेड आपको मिलेगी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट WII की जो वेबसाइट है उनके यहाँ एक, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री है सेंटर में, उसने अलग अलग टाइप के रिसोर्स के लिए अलग अलग रिसोर्स सेंटर बनाए, डाटाबेस सेंटर। तो आप जब गूगल करोगे तो यहाँ पर आपको 2 पोजीशन मिलेंगी, एक वो डाटा सेंटर का डाटा मिलेगा, दूसरा वाइल्ड लाइफ पे मिलेगा। वाइल्ड लाइफ वालों ने अभी जनवरी 2023 में ही अपना डाटा अपडेट किया है, तो उनकी वेबसाइट पे आपको सही ऑथेंटिक डाटा मिलेगा। वहाँ से आप टाइगर रिजर्व की अपनी लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए और उसे याद करने की कोशिश करिए। जब तक एग्ज़ाम है धीरे धीरे ये चीज़ें याद हो जाती हैं। आपको करना क्या होता है टाइगर रिजर्व की में, फर्स्ट कौन सी टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में, सेकंड आपकी यूपी में कौन कौन सी है और जो यूपी में है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, थर्ड सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व कौन सी है, सबसे छोटी टाइगर रिजर्व कौन सी है, सबसे पुरानी वाली कौन सी है, सबसे नई वाली कौन सी है। बस सिमिलर थोड़ा एलिफेंट की कर देंगे। यहाँ पर जब टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो आपको टाइगर सेंसस की बात आएगी कि हम 4 साल बाद करते हैं, टोटल टाइगर पॉपुलेशन कितनी है, टाइगर स्टेट कितनी है, MP यूपी में टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है, वो सारी मुद्दे यहाँ टाइगर रिजर्व वगैरह में आएंगे। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी अच्छा टॉपिक है, यहाँ उस पर भी डिस्कशन करना होता है। हालांकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है कि ये आपको नॉर्मली टॉपिक मिलेगा नहीं किसी बुक में,
क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव बुक्स रहती हैं, चाहे आप आईएफएस के लिए कर रहे हैं, वो लोग इतनी चीज़ों पे जाते नहीं हैं। बुक्स है भाई, अपना काम धंधा है, कुछ कंटेंट सब बना दो, पब्लिश कर दो, आप खरीदते रहिए, सस्ते में वो चल जाता है। फिर वो इतना, उनके पास जो ऑथर से इतना टाइम नहीं होता है, उनकी खुद की बैकग्राउंड है कि वो आपके छोटे छोटे टॉपिक को अपडेट करते रहें। तो कई बार ऐसा होता है कि 5 साल बाद 10 साल बाद वो चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ जल्दी कर देते हैं, ऐसा चलता रहेगा। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो ये वाला पार्ट है, ये आपका है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी से, तो ये भी ठीक है। इसमें जो सेंसस है, जनसंख्या की गणना, मेरा अनुमान है कि आपको सेंसस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इतना टॉपिक की डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं लग रही है इसमें। बट आप केवल बेसिक टर्मिनोलॉजी हो कि जैसे टेलीमेट्री क्या है, वाइल्ड लाइफ में कौन से एनिमल की सेंसस, जैसे नॉर्मल जो इंसान है अपनी ह्यूमन सेंसस होती है कितने में, 10 साल बाद। जानवरों की जनसंख्या, जो अपने डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, इनकी जनगणना सेंसस इनकी किया जाता है 5 साल बाद। टाइगर की जाती है 4 साल बाद। तो एक बेसिक आइडिया हो कि किसकी कब कर रहे हैं। और जैसे टाइगर एलिफेंट है तो इनकी एक एवरेज जनसंख्या पता हो कि एलिफेंट कितने हैं, टाइगर कितने हैं। इनसे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं, तो यूपी में कौन कौन से जानवर के किस किस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट के ज़्यादा इशू हैं, क्यों हो रहे हैं, तो वो एक बेसिक आइडिया हो, तो इतने में अपना ये काम हो जाता है। थर्ड एरिया है डिस्कशन का आपका, जैसे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज वाला, जिसमें आपके आता है जैसे इको सेंसिटिव जोन। अब यहाँ वही, ऐसा नहीं करना है कि आपने इको सेंसिटिव जोन बोल दिया कि भाई किस में आता है, किस सेक्शन में आता है। थोड़ा आपको डिटेल में देखना पड़ेगा कि उसकी विड्थ कितनी है, कितना बनाते हैं, किस एक्ट के अंदर है। जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया जाता है 86 वाले के। दूसरा किसके पास बनाया जाएगा, जो भी अपनी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व है, इनके आसपास आजकल बनाया जाता है। कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व के भी कॉन्सेप्ट हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, वो भी देखना होंगे आपको। फिर ये छोटी छोटी सी चीज़ें चलती रहेंगी। कार्बन क्रेडिट है, ये मुद्दा आपका चलता रहेगा, जैसे रिसेंट का ही आप लोग करंट अफेयर वगैरह में पढ़ ही लोगे। फिर यहाँ एक छोटा सा टॉपिक है एफोरेस्टेशन एंड एग्रोफोरेस्ट्री। ये अच्छा टॉपिक है एग्रो फॉरेस्ट्री। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि उम्मीद है कि 4-5 क्वेश्चन आसानी से इसमें ऐसे निकल आते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री से, लेकिन यहाँ इनने इतना छोटा दे रखा है इसे। एफोरेस्टेशन है वो सिल्वीकल्चर से एक रिलेटेड टॉपिक है। कुछ जगह सिल्वीकल्चर को ही प्लांटेशन फॉरेस्ट्री बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर है एक एफोरेस्टेशन वाला पार्ट और दूसरा एक्शन प्लान फॉर प्लांटेशन, ये यहाँ से जुड़ जाते हैं इससे। तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है, इसके बारे में थोड़ा बहुत सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में रिव्यू, सोशल फॉरेस्ट्री इसमें नहीं है सिलेबस में, लेकिन एक रिव्यू आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, लगभग 2-2.5 पेज के आसपास का एटलीस्ट, कम से कम, जिससे वो एक बेसिक आइडिया रहे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सोशल फॉरेस्ट्री में है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी टॉपिक हो, आपको जो सिलेबस में उन्हें तो ठीक से पढ़ना ही है, जो सिलेबस में उससे रिलेटेड हैं, जो सिलेबस में इन्हें जस्ट दिया नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उनके बारे में कम से कम एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। वैसे ही यहाँ प्लांटेशन फॉरेस्ट्री, तो आप जैसे आपके सिलेबस में फॉरेस्ट्री में सिल्वीकल्चर यहाँ दिया ही नहीं है, जबकि सिल्वीकल्चर ऐसा पार्ट है कि उसके बिना आपकी नैया पार नहीं होने वाली। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन आप पढ़ोगे, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, ये बार बार यहाँ पर आ ही जाएगा। फॉरेस्ट मैनेजमेंट वो कहीं ना कहीं घुसता ही है, लेकिन सिलेबस में नहीं है। तो इसका एक तरीका ये है कि यहाँ सिल्वीकल्चर का एक केवल रिव्यू, जो टर्मिनोलॉजी है, जो कोर टर्मिनोलॉजी है, केवल उतनी ली जाए। मीन्स जो सिल्वीकल्चर सपोज जो आपको 150 पेज का पढ़ाया जाता है, 150 पेज ना पढ़ के आप 15 पेज में सिल्वीकल्चर पढ़ें। एक कोर जो बिल्कुल क्रक्स है, केवल उतना ही पढ़ें, उससे ज़्यादा ना जाए, टर्मिनोलॉजी बेसिकली आपकी आ जाए। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत सिल्वीकल्चर का देखना पड़ेगा। जनरल फॉरेस्ट्री जो इसमें अपने में नहीं है, मेरा अनुमान है आपके 8 से 10 क्वेश्चन आराम से वहाँ से निकल आते हैं। ऑलमोस्ट कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर 100 क्वेश्चन का है तो जनरल फॉरेस्ट्री से निकल ही आता है। और ध्यान रखना, जनरल फॉरेस्ट्री किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में नहीं लिखा होता कि जनरल फॉरेस्ट्री क्या है। ये एक टाइप से हम जैसे जो
इस टाइप से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इन्हीं लोगों का क्रिएशन है। इसमें होता क्या है एक्चुअल में, जैसे मैं आपको एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो एग्रो फॉरेस्ट्री में बताऊँगा फादर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, फादर ऑफ सिल्वीकल्चर, फादर ऑफ मैनेजमेंट मैंसुरेशन, ऐसी चीज़ें रही। यहाँ क्या किया जाएगा कि जितने भी फादर हैं उन्हें एक जगह रख दिया जाएगा, एक फादरों की टेबल बन गई। फॉरेस्ट्री में जो डेवलपमेंट हिस्ट्री हुई है, किस टाइम पे क्या आया, वन महोत्सव, चिपको मूवमेंट, ये जो ऐसे टॉपिक हैं जो किसी भी सिल्वीकल्चर या फॉरेस्ट्री के किसी भी टॉपिक के साथ फिट नहीं बैठते हैं, उन सब को यहाँ इकट्ठा करके रख दिया जाता है। जैसे यहाँ इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है आपका पर कैपिटा इनकम से, एक है कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी, जनरल फॉरेस्ट्री में काउंट किया गया है उसे, क्योंकि इसके लिए आपको मैं फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स तो पढ़ाऊंगा नहीं, वहाँ पर डिमांड सप्लाई कैसे रोल होगी उनका कोई सेंस नहीं जाता है। यहाँ अपने लिए केवल इतना ही मतलब है कि फॉरेस्ट्री जो सेक्टर है वो जो आपकी स्टेट जीडीपी है उसमें कितना परसेंटेज हिस्सा रोल प्ले कर रहा है, नेशनल जीडीपी में कितना हिस्सा कर रहा है। दूसरा, फॉरेस्ट ट्राइबल से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्कीम है जैसे प्रधानमंत्री वन धन योजना, उनके बारे में एक बेसिक आइडिया कि कैसे वो एम्पावरमेंट में रोल प्ले कर रही है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना। तो यहाँ पर आपको कुछ ये हैं जैसे मैंग्रोव्स वाले हैं, स्टेट एनिमल, बर्ड, फ्लावर वगैरह, एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, फॉरेस्ट टाइप। अब भाई फॉरेस्ट्री का पेपर है, फॉरेस्ट टाइप के लिखा नहीं है, तो आपको फॉरेस्ट टाइप किसमें, यूपी और इंडिया में एक बेसिक रिव्यू कम से कम देखना पड़ेगा। जीएफएम है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, फॉरेस्ट मैंसुरेशन को बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेना, इससे आराम से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सिल्वीकल्चर सिस्टम की बिल्कुल टर्मिनोलॉजी देखनी है, मुश्किल से आधा पेज, आपको बिल्कुल ऊपर से देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पढ़ना नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी पता हो उसकी। सॉइल, इसके बिना काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो एक तो एग्रीकल्चर भी जुड़ा हुआ है आपके में, तो ये से बच नहीं पाओगे आप। उसके टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन और टाइप है वो इंडिया में और एमपी, ये आपकी यूपी में। डेंड्रोलॉजी से रिलेटेड मुश्किल से आधा पेज या 1 पेज के आसपास मटेरियल जाएगा, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है, वो सारी चीज़ें आती है, एज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो वो जो मुद्दा है एनुअल रिंग वाले वो यहाँ आएंगे, जो इसमें छूटे हैं लेकिन आपको उन्हें भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर सॉइल तो कुछ हद तक यहाँ लिखा ही है, सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन, फिर बकाया थोड़ा आपको डिटेल लिखना होता है। यहाँ पर एक बेसिक इनने दे रखा है, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ 3 पॉइंट्स हैं आपके। एक है फॉरेस्ट सेटलमेंट। अब फॉरेस्ट सेटलमेंट जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ 2 एस्पेक्ट है इसके। पहला है ट्राइबोलॉजी से रिलेटेड, जहाँ पर आप जो वन हैं उसमें जो वन ग्राम, विलेज जो होते हैं, गांव, उनकी 2 परिभाषाएं हैं या 2 प्रकार के होते हैं। एक वो विलेज जिनसे आप टैक्स लगान वसूलते हैं, उन्हें बोलते हैं रेवेन्यू विलेज, और दूसरे वो विलेज जो फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हैंडल किया जाता है, उन्हें जनरल जो सामान्य प्रशासन है वो उनके चीज़ों को नहीं देखते हैं, उन्हें बोला जाता है फॉरेस्ट विलेज। जैसे अपने नॉर्मल होता है, कहीं आर्मी हो तो एक अपन बोल देते हैं कि आर्मी एरिया और सिविल एरिया, वैसे ये 2 एरिया हो जाते हैं। तो जब यहाँ सेटलमेंट की बात आती है तो यहाँ ट्राइबल वाला एस्पेक्ट भी है, जहाँ पर आपकी जो अलग अलग जनजातियाँ हैं जो यूपी में फैली हुई है, इनके घर बनाने के कुछ तरीके हैं, इनके सेटलमेंट की एक पर्टिकुलर पैटर्न होते हैं। अब यहाँ इनने ये क्लियर नहीं किया है कि हमें वो सेटलमेंट देखना है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। दूसरा सेटलमेंट है जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो कोर एरिया है वहाँ से विलेज जो होते हैं इन्हें रीसेटल करते हैं बाहर। तो क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या करना होगा, यहाँ सेटलमेंट का जो सब्जेक्ट है वो उससे रिलेटेड होगा कि हमें किस टाइप से करना होगा, क्या फंडिंग रहेगी, वो चीज़ें यहाँ इस सब्जेक्ट से जो सिलेबस है उससे थोड़ी फिट भी बैठती हैं, क्योंकि जनजातियों की गाँव को किसकी क्या स्ट्रक्चर रहेगी वो यहाँ इस लेवल पे देखना मेरे हिसाब से मायने नहीं रखता है। फिर यहाँ पर आता है म्यूटेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन रेवेन्यू रिकॉर्ड, यानी कि फॉरेस्ट लैंड है उसे आप रेवेन्यू, फॉरेस्ट विलेज को आप रेवेन्यू विलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो
कैसे आप म्यूटेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर है आपकी जो जॉब है फॉरेस्टर या आपकी वन दरोगा, उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उसके क्या अधिकार हैं, क्या ड्यूटी और क्या राइट्स हैं, वो भी यहाँ पर है। फिर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, ये जो 2 टॉपिक हैं इनके छोटे छोटे से पार्ट दिए हैं। देखो, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में बोला है चैलेंजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट डिजास्टर्स। भाई ये है तो बहुत छोटा, ये वो थे ना, वो देखने में छोटे लगें, घाव करे गंभीर। ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऐसा मान लीजिए आपके 8 के आसपास क्वेश्चन ये लेके आ जाएगा, सबसे ज़्यादा यही खींचता है। 3-4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन खींचते हैं: जनरल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन। ये सीधे सीधे क्वेश्चन खींचते हैं। और सिल्वीकल्चर क्योंकि इतना डिटेल है नहीं तो वो भी खींच जाता आपके। वैसे ये यहाँ पर है यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये लिख शॉर्ट में दिया है लेकिन ये टॉपिक बड़ा है। और सबसे ज़्यादा अगर आप इसमें पढ़ोगे तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा दुश्मनी वाला टॉपिक है वो है ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस, क्योंकि ये रट्टा मार मार के आपके लगभग 20 दिन खा जाएगा। डेली आधा घंटा करोगे तब कहीं हो पाएगा ये। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपसे बोला जाएगा रेशे देने वाले जो पेड़ हैं वो कौन कौन से हैं। अब आपको यहाँ ये याद रखना है कि पत्तों से किससे रेशा निकलता है, तने से किससे निकलता है, जड़ों से किससे निकलता है। फिर आपको गम, गोंद, रेजिन, टैनिन, डिजीज जो है, डाइज है, रंग, मेडिसिन है, वो सारी चीज़ें दुनिया भर की हो जाती है इसमें। तो ये बड़ा रट्टा मार वाला पार्ट है। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन हल्का सा है, आराम से हो जाता है। तो इसमें टोटल अगर कुल मिला के देखा जाए, अगर इन्हें भी कवर कर लें तो कुछ मतलब इतना भी नहीं है। आपका जो है एवरेज अगर स्टडी मटेरियल की बात कर ली जाए तो मेरा अनुमान है थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 300 के आसपास पेज आराम से ये कवर कर लेगा। ऊपर ही जाना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग समरी भी करते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन जो है आपका समय काल उसकी लिमिटेशन है, तो हम लोग स्टार्टिंग में जो मटेरियल देंगे वो तो 300 पेज के आसपास ही रहेगा आपका थ्योरी का पार्ट। और आप 150 पेज के आसपास या 150 पेज के आसपास ऑब्जेक्टिव मान लीजिए, तो आपको 450 के आसपास, 500 पेज के आसपास ये चीज़ें बन जाएंगी। हालांकि आप ये बोल सकते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चन का पेपर है। एक जो फॉरेस्ट्री ऑप्शनल होता है वो 100 के होते हैं। तो आपका 100 क्वेश्चन के में इतने शॉर्ट में जाना संभव नहीं है। इवन 350 करना ही बहुत, पहले से ही हम लोग बहुत शॉर्ट जा रहे हैं। अदरवाइज ये कम से कम 500-600 पेज तक फॉरेस्ट्री ये वाला पार्ट आपका इजीली पहुंचता है। इसमें एग्रीकल्चर नहीं जोड़ा है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको, वो हमारे लिए भी उसे प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं है कि अलग से नोट्स बनाओ। बस उसका एक ही तरीका होता है कि जो बुक्स है उनकी जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ सीधे सीधा जो मतलब की चीज़ें हैं उन्हें समझा दो, उतने से रट्टा मार के अपना काम निकाल लो। यहाँ पर मैंने वही एक साथ आपको बता दिया है, अदरवाइज इन्हीं को मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख रखा था। यहाँ पर ये इन पे थोड़ा ध्यान रखना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस और सर्टिफिकेशन पे। और ये डिजास्टर प्रोटेक्शन वाले आ गए। अब मेन मुद्दा आएगा कि ठीक है भाई, ये तो चल गया, पढ़ा गया जाए, कहाँ से पढ़ें। तो 2 तरीके। पहला है आप अपने आप पे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, आपके पास बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट है आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। सेकंड है आपके लिए स्टडी मटेरियल जो कि एक प्रॉपर आपके एग्ज़ाम के हिसाब से हो। और थर्ड आपको चाहिए प्रैक्टिस। चाहे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो या कैसी भी करो, आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट भयंकर तरीके से होती है। जितना आप जताइए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम का सीधा सा तरीका यही होता है। थ्योरी केवल इसलिए पढ़नी होती है कि वो ऑब्जेक्टिव वाला एरिया की समझ सही से आ जाए। बकायदा आपकी जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो वही आपको काम देगी। ये 3 बेसिक पिलर है। अब मुद्दा है कि ये कहाँ से कवर होंगे। पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
तो क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन पे ऑलरेडी जैसे कोई एग्ज़ाम होता है वो वहाँ बीच बीच में अपलोड हम लोग करते रहते हैं। तो व्हाट्सएप पे अगर आप आज जुड़ते भी हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप टेलीग्राम पे जाइए, मेन टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पे पेपर पहले से ही बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप उन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हो, क्योंकि ये कुछ हद तक चीज़ें कवर कर देगी। लेकिन ध्यान रखना, ये बुक एकेडमिक 100 क्वेश्चन के हिसाब से है, लेकिन इसका लिखने का तरीका अलग है। एकेडमिक एग्ज़ाम के हिसाब से लिखी गई है, आपके हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं है। तो क्वेश्चंस का जो लेवल है, जहाँ आपको लगे कि ये थोड़ा ज़्यादा आउट जा रहा है, वहाँ पर आप गम खा सकते हैं। हर चीज़ याद रहे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसके साथ वो समस्याएं रहेंगी। कुछ दिक्कतें इसमें आंसर की भी हो सकती हैं, हालांकि इसमें पिछले साल के कुछ आए हुए क्वेश्चन पीछे दिए गए हैं, उन्हें भी आप कर सकते हैं। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी जो बेसिक समझ है उसके हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। और इसके अलावा भी मार्केट में आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या है, जैसे एक केटी प्रतिवन की आती है, वो बिल्कुल कोर ऑब्जेक्टिव एरिया को कवर करती है, तो उसे लेने का मतलब कोई तुक ही नहीं बनता। फिर अदर भी बुक्स हैं। अब इसमें होता क्या है कि देखो, जो टीचर है, सपोज मान लो कोई भी प्रोफेसर है, उसके पास खुद के ही इतने रिसर्च वगैरह वर्क रहते हैं कि वो इस टाइप के काम करते नहीं हैं। एक टाइप से काम ये हुआ कि भाई अगर खाली टाइम है, 4-5 लोगों ने परेशान कर दिया तो बुक लिख दो, नहीं तो फिर अपडेट नहीं कर पाते वो, क्योंकि ये ने बहुत सीरियस लिया नहीं जाता है। उसके पीछे एक सीधी सी रीज़न होती है कि जो सामने वाला टीचर है, इनसे रेवेन्यू जुड़ा नहीं होता है। एक बुक बेच गई, 5 रुपये 10 रुपये मिल गया उसे, साल भर में पता पड़ा जो मिला वो उसकी 5 दिन की या 10 दिन की सैलरी थी, तो वो इन्हें भाव नहीं देते हैं। तो ये एक वजह भी होती है कि एक लेवल से ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स नहीं मिल पाती है। सेकंड, अगर आप हिंदी में खोज रहे हैं ये चीज़ें, तो भाई हिंदी में तो कुछ नहीं मिलेगा, टोटल आपको मार्केट में इंग्लिश में ही मिलेगा। हिंदी में आप अगर ढूंढते हैं तो संभव है कि कुछ चीज़ें मिल जाएं। जैसे कि अभी एमपी और छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम हुए हैं, तो वहाँ पर क्या है कि जैसे बीच में कोई भी आ जाता है और उसने, जैसे मार्केट में अक्सर एक पॉपुलर बुक है, पॉपुलर क्या, एक ही सिंगल सोर्स बुक है, सिंगल बुक है मार्केट में और कोई मिलती नहीं है, मणिकरंदन, इंडियन फॉरेस्ट्री। उसे पढ़ा, जो समझ में आया उसे हिंदी में लिख दिया। अब उससे आपका भला नहीं होता है, ना तो वो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम के लिए है, ना ही सब्जेक्ट के, वो किसी के लिए फिट बैठ नहीं पाती सही से। अब उसमें आप पढ़ के जाओगे तो फिर भगवान भरोसे आपके। तो आप इन्हें देख लीजिए। अब मेन मुद्दा आता है स्टडी मटेरियल का, आप वही क्या पढ़ें। मार्केट में जैसे बहुत सारे हैं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। एक बुक ये है, ये भी केटी प्रतिवन की है, नहीं, केटी प्रतिवन की ही है। इनका ये इंग्लिश है और ये हिंदी है, इसका भी कोई तुक नहीं बनेगा। ये इस टाइप की छोटी छोटी बुक्स आई हैं बीच में, उनके पीछे रीज़न ये है कि जो एग्रीकल्चर है, जो ग्रेजुएशन होता है इनका, उसमें बीच में एक इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री का कोर्स जुड़ा हुआ है। डिटेल नहीं है, बहुत शॉर्ट में जुड़ा हुआ है। उसमें कुछ फॉरेस्ट्री है, कुछ सिल्वीकल्चर है, कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री है, कुछ ट्री स्पीसीज, ऐसा एक मिलकर कोर्स है, एक छोटा सा बना हुआ है। उस पर्टिकुलर एरिया को टैकल करने के लिए 4-5 पब्लिकेशन आए हैं, उसी में ये भी है। तो इनका जो वानिकी और कृषि वानिकी मिल तो जाएगी, लेकिन ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बिल्कुल नहीं बैठेगी। आपको संतुष्टि ज़रूर मिलेगी कि हाँ कुछ तो मिल गया, लेकिन ये फिट नहीं बैठती उसमें, क्योंकि ये चीज़ों को जो रिक्वायरमेंट, ज़रूरतें हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम की, उन्हें ये फीड नहीं कर पाती है। हालांकि आप ऐसा कर सकते हैं कि मार्केट में जो ऑब्जेक्टिव थ्योरी पढ़नी है अगर आपको, तो आप, एक है अशोक कुमार और दूसरी है ये मोहित हुसैन के नाम से है। ये 2 बुक है, इनमें से कोई देख सकते हो। दोनों के ही प्रोज और कॉन्स मैं बता देता हूँ। ये जो है बालक, ये क्या है कि जैसे आप अभी वन दरोगा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और प्रिपरेशन के लिए आपको जो भी मिला आपने सब कुछ लिखा और अपने नोट्स बना लिए। आगे आप वन दरोगा निकलते हो नहीं निकलते हो, एक अलग बात है। आपने जो जो भी अपनी
पुलिंदा बनाया था उसे किसी पब्लिकेशन पे जाते हो और बोलते हो भाई साहब पब्लिश कर दो, और वो एक बुक फॉर्मेट में पब्लिश हो जाती है। तो ये जो है वो उस टाइप से है कि इस पर्सन की जो एकेडमिक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो करते हैं उस लेवल की नॉलेज के बेस पे, भले ही ये अभी प्रेजेंट में कुछ भी हो लेकिन वो मायने नहीं रखता, वो उसी लेवल पे है। दूसरा इसका लेवल कैसा है, ल्यूसेंट जैसा, वन लाइनर फॉर्मेट में। अब नया सब्जेक्ट है, पढ़ा कुछ है नहीं, वन लाइनर का यहाँ आपके लिए फिट बैठता ही नहीं है कुछ। लेकिन पॉजिटिव इसकी ये है कि सस्ती पड़ जाती है, शायद 200-250 में मिल जाएगी और मिलेगी केवल इंग्लिश में। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको गूगल पे सर्च कर लो, गूगल बुक्स में इसके कुछ पेज मिल जाएंगे, थ्योरी के भी तो आप उसे भी थोड़ी देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव के भी तो वो भी देख सकते हो, तो आप वहाँ से काम कर लो। इसकी ऑब्जेक्टिव बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को करिए। दूसरा है अशोक कुमार, ये शायद है आपको 700 या 800 के आसपास की बुक मिल जाएगी। इसके साथ पॉजिटिव ये है कि वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, बालक तो ये भी वैसे ही है, मीन्स मास्टर लेवल पे शायद किया था इन्होंने, उस टाइम पे लिखा गया है इनकी बुक। तो बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है, ठीक इन द सेंस यहाँ पर जो वन लाइनर फॉर्मेट में है, इन्होंने जो एक बुक होती है उस फॉर्मेट में गए, लेकिन दोनों का ही एक लेवल उसी हिसाब से। बस इन्हें बताने का पर्पज़ केवल इतना ही है कि ये दोनों ही बुक्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने उसी के हिसाब से पढ़ा वही लिखा है, तो उसके हिसाब से कुछ हद तक आपकी ज़रूरत है ये फीड कर देती है, लेकिन एक लेवल से आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन कम से कम कुछ तो है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को ले लो। इसका तो मैंने लिंक ही दे रखी है गूगल बुक पे, उसे पढ़ लेना कुछ पेज। मेरे हिसाब से तो ये रद्दी है, इसे तो अगर ख़रीद लिया तो भाई कोई तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता, नहीं तो उस पर भाई कोई मतलब नहीं निकलता उस बुक का। एक तो दुनिया भर की उसमें टाइपिंग एरर है, डाटा एरर है, कहीं का कुछ चीज़ें लिख रखी है, सन अलग लिख रखे हैं, उल्टी सीधी लिख के, ऊपर से वो रिटन बेस्ड एग्ज़ाम के लिए MCQ बेस्ड का उसका कोई सेंस बनता नहीं है। तो इनसे आप कुछ हद तक मेरे हिसाब से अगर आप ये दो भी ले लो तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट मुद्दा बचता है आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट, उसको क्या किया जाए। तो उसके लिए मार्केट में देखो, मेरे टाइम पे ये एक आती थी मुनिराज सिंह राठौड़, हम लोग इसे क्यों पढ़ते थे, हम लोगों को पढ़ना थोड़ा आसान जाता है, ये बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में है। और मेन मुद्दा क्या है इसमें कि जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो तो या हड़प्पा के जितने भी क्वेश्चन होंगे, एक टॉपिक होगा हड़प्पा, और पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे इसमें। तो इस टाइप से सॉइल या एग्रीकल्चर के पूरे क्वेश्चन यहाँ होते थे, तो हमें आसान जाता था। तो पहले हम लोग पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते थे और बाद में जाके इस पूरा रट्टा दे मारते थे, तो हमें ये आसान हो जाता था, क्योंकि यहाँ से होता था कि अगर हमारे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन निकल आते थे। लेकिन अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हैं तो आपके लिए फिर ये वन लाइनर झेलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, और ये केवल इंग्लिश में आती है, इसके अलावा यहाँ नेमराज सुंडा है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। तो आप नेमराज सुंडा भी देख सकते हैं, लेकिन लिमिट में, क्योंकि ये डिटेल बुक है, अच्छी बुक है, शायद है अभी सबसे अच्छी यही चल रही है, मैं श्योर नहीं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मार्केट में 4-5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन इसे देखा जा सकता है। शायद लोग PDF वगैरह भी शेयर कर देते हैं, तो ऑनलाइन आप देख सकते हो। बट इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि ये एग्रीकल्चर वालों को ध्यान में रख के लिखी गई है, तो आपको अपने लेवल तक ही से पढ़ना है, एक लेवल से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो ये वन लाइनर है, ये थोड़ी थ्योरेटिकल है, लगभग पैराग्राफ में उस टाइप की है, वन लाइनर और पैराग्राफ के मिक्स फॉर्मेट वाली है। यहाँ से आप अपनी चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम जो चैनल्स हैं उन पर बहुत सारा मटेरियल है, हम लोग पैसे बीच बीच में सैंपल के नाम पे बहुत सारा अपलोड करते रहते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। जैसे जनरल फॉरेस्ट्री आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जनरल फॉरेस्ट्री का जो पिछले साल का स्टडी मटेरियल है वो ऑलरेडी हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप्स पे अपलोड कर रखा है। ये जैसे थ्योरी है, इसके पिछले साल के MCQ है, ये जो MCQ है वो बाकायदा मीन्स
प्रॉपर तरीके से बिल्कुल टॉपिक सब टॉपिक, जैसे जनरल फॉरेस्ट्री है उसमें बहुत सारे टॉपिक सब टॉपिक बनेंगे, तो इस टाइप से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अरेंज करके प्रॉपर तरीके से वो उसी पैटर्न पे यहाँ डाले गए हैं। यानी कि यहाँ पर आपको मान लो वन महोत्सव के क्वेश्चन है, तो फिर वो पूरे उसी पैटर्न पे चलेंगे कि भाई वन महोत्सव पहले है क्या, किसने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने वाले पे किया, मुंशी पे जितनी भी क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, फिर कब किया गया, क्या किया गया, फिर उसके क्या फ़ायदे नुकसान है, लास्ट में थोड़ा बहुत कंटेंट भी कभी कभी दे दिया जाता है। तो इस टाइप से आपको वहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उसे कर लो। कुल मिला के यह है कि आपने एक बार उसकी थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन कर लिए, आपका काम हो जाता है, वो मोर देन इनफ हो जाता है उसका। कुछ क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल है उस पर पड़ी है, आप ऐसा कर सकते हैं कि प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए और प्लेलिस्ट में एक राजस्थान का बैच पड़ा होगा। तो वो राजस्थान वाला बैच है 2020 का, मतलब लगभग 2.5 साल पुराना। उसके बाद से तो लगभग हम लोग सिलेबस को है कई बार बेहतर कर चुके हैं, लेकिन वो एटलीस्ट कम से कम ये है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आपके पास जब कुछ नहीं है तो बेहतर है आप उसकी क्लास को भी अगर वॉच कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वो कुछ ना कुछ तो आपको सिखाई देगा। बस वहाँ पर ये है कि फर्स्ट बैच था ऑब्जेक्टिव बेस्ड के हिसाब से, तो एक लेवल से ज़्यादा जो डीप है, क्योंकि टोटल जो भी पढ़ाना होता है आपको वो डिपेंड करता है हमारे पास एमसीक्यू जो है उनका बेस कितना है। जितना बेहतर बेस उतना हम लोग बेहतर तरीके से आपको पढ़ा पाएंगे, क्योंकि अब हमें अपने लूप होल समझ में आते हैं। तो उस टाइम पे एमसीक्यू पे बहुत बेहतर काम नहीं हुआ था, जस्ट प्रिमिटिव फेज का वर्क था, तो एक लेवल से ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाए थे, लेकिन हाँ तब भी काफ़ी हद तक चीज़ें वो करवा सकता है आपको, तो आप वहाँ से जा सकते हो। और सीधी सी बात है, दूसरों को भी शेयर करते रहे उसका, तो कम से कम थोड़ा हमारा भी भला हो, कम से कम सब्सक्राइबर का बेस तो बढ़े। अब मुद्दा आता है कि क्या हम लोग आपको कोर्स वगैरह कराएंगे। भाई हमारे साथ डिपेंड ये है कि स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है, तो अभी जो कोर्स हम लोग प्लान कर रहे हैं उसका टारगेट है कि हम लोग 200 स्टूडेंट के आस को ज्वाइन कर सकते हैं, मीन्स कोर्स ले सकते हैं, ले ही रहे हैं एक्चुअली, लेकिन इसकी टोटल डिज़ाइनिंग है वो है 200 स्टूडेंट की, क्योंकि ये हमारी बियरिंग कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा स्टूडेंट को हम लोग हैंडल नहीं कर पाते, फिर वो चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं। तो ये हमारे पास बेस है, ये वो फीस है जो इन स्टूडेंट के बेस पे आ रही है, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। आपकी फ़ीस रहेगी 4000, इसमें से 720 रुपये तो आपके जीएसटी के जुड़े हुए हैं, और 250 रुपये ये एक एवरेज है कुछ केस में, क्योंकि आप में से ज़्यादातर ग्रामीण लोकेशन से होंगे, तो उस केस में ये कुरियर चार्जेज हमारे और बढ़ जाएंगे, 350-400 तक चले जाते हैं। इंडियन पोस्ट है या ब्लू डार्ट या फिर जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट के जो ई कार्ट सर्विस है उसके थ्रू जब भेजते हैं तो ये कुरियर चार्जेज ज़्यादा हो जाते हैं। तो रफली ये जो है ये 1000 तो आपका इसी में चला गया। तो हमारे एंड पे आपकी जो फीस है वो है मीन्स हम लोगों को आपकी तरफ से मिल पाएगी 3000 की फ़ीस, और 1000 आपके ये गए। 3000 में इसका मीन्स टोटल 4000 का हमारा पोर्टल चार्जेस वगैरह जो है बैकग्राउंड के वो कटेंगे, तो ये लगभग हमारे एंड पे पहुंचते पहुंचते आपकी फ़ीस आएगी 2500 जो हमारे हाथ में पहुंचेगी। ये वो फीस रहेगी जो हम लोग एक्चुअल में आपको चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो बीच की चीज़ें जोड़ करके आपको 4000 की पड़ेगी। ये केवल 200 स्टूडेंट के लिए ही है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, उससे ज़्यादा को फिर वही है कि एक बार ये हो जाते हैं, और अगर इसमें एक्सपेंशन करते हैं तो फिर हमें वो फ़ी स्ट्रक्चर उस हिसाब से बढ़ानी पड़ सकती है उसमें। तो उम्मीद है, क्योंकि फिर वो मुझे भी लग नहीं रहा है इसमें कि एक लेवल से ज़्यादा हम लोग हैंडल कर पाएंगे, तो फिर फ्यूचर में पढ़ाई जा सकती है। इसमें स्टडी मटेरियल के साथ ऐसा है कि कुछ पार्ट हम लोग आपको कलर प्रिंटेड फॉर्मेट में दे रहे हैं। कलर और वाइट में कोई बहुत फ़र्क नहीं होता है, 50-100 रुपये का ही फ़र्क पड़ता है प्रिंटिंग लेवल पे, बाकी चीज़ें सिमिलर ही रहती हैं। मेन काम प्रिंटिंग का नहीं है, मेन जो
कॉस्ट आती है वो है कंटेंट डेवलपमेंट, कुरियर, पैकेजिंग चार्जेज। तो वो 20-50-100 रुपये से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये सभी को कलर ही दिया जाएगा। लेकिन इसमें होगा क्या, कॉस्ट आपकी 4,000 ही रहे, ये 6,000 उसके ऊपर ना जाए। उसके लिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि कुछ पार्ट हम आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में कुरियर कर दिया जाएगा, और कुछ पार्ट है जो हम लोग आपको पीडीएफ फॉर्मेट में रेगुलरली अपडेट देते रहेंगे, जिससे क्या है कि एक लेवल से कम हम लोग काम कर पाएँ। यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में एक जो पूरा नोट्स कोई नहीं दिया जाएगा आपको, अपडेट दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। अपडेट देने के पीछे एक रीज़न और भी है कि जैसे टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कोई नया अपडेट आया है, तो अब नोट्स सपोज अभी बनाए हैं 10 फरवरी के आसपास हम लोगों के अगर नोट्स फाइनल हो गए, इसके बाद कुछ भी अपडेट होता है, कहीं हमें एरर करेक्शन मिलता है, तो वो हम लोग आपको इसी के थ्रू दे पाते हैं, तो वो क्विक हो जाता है। ज्वाइनिंग की क्या प्रोसेस रहेगी, आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप यूपी 1 दरोगा या यूपी SSSC 1 दरोगा जो भी लिखना है आप वहाँ मैसेज ड्रॉप कर देंगे, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई आ जाता है। या जो सैंपल है प्रोस्पेक्टस प्लस जो स्टडी मटेरियल सैंपल, क्लास के सैंपल, वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। आपको एक ही काम करना है, प्रोस्पेक्टस में या यहाँ पर जो मैं पेमेंट मेथड बता रहा हूँ, फ़ोनपे, गूगल पे, UPI ID, जैसे इस नंबर पे फ़ोनपे गूगल पे कर सकते हैं आप, उस पे आपको रिक्वायर फ़ीस पे करनी है। पे करने के बाद उसका स्नैपशॉट लेकर के आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर शेयर कर देना। और वहाँ शेयर करना क्या है, उसका पेमेंट का स्नैपशॉट प्लस आपका नाम, आपकी जीमेल आईडी जिसे आप नॉर्मली यूट्यूब में लॉगिन करते समय यूज़ करते हैं, आपका कुरियर एड्रेस विथ पिन कोड, और कॉन्टैक्ट नंबर वो देना है जिसे एजेंसी वाले आपको कॉल कर सकें, जैसे स्पीड पोस्ट वाले हैं, अमेजन वाले हैं, ये आपको कॉल कर सकें, वो देना है आपको। हम लोग वैसे ट्राई कर रहे थे कि स्टडी मटेरियल और क्लास दोनों को सेपरेट किया जाए, जो क्लास लेना चाहते हैं वो केवल क्लास लें, स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं वो लें, लेकिन वो हमारे लिए कोऑर्डिनेट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इसमें, क्योंकि स्टडी मटेरियल में जो खर्चा है, जो उसका टोटल जो है, वो हमें लगभग 60% क्लास में एडजस्ट करना पड़ रहा है, जिससे रनिंग कॉस्ट निकल पाए। तो सेपरेट का कोई प्रोविज़न नहीं है, जो है वो एक सिंगल स्ट्रक्चर है, उसी में आप जा सकते हैं। रिमेनिंग थिंग रहेगा टेस्ट सीरीज। यहाँ पर ये डिटेल जो है वो आपने यहाँ है, पूरा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल एड्रेस, नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो भी आपका है, और कुरियर एड्रेस विथ पिन कोड, और ना स्टेट का नाम, क्योंकि बहुत सारे बाहर भी हैं आप में से, तो स्टेट के साथ वो पूरा डिटेल शेयर कर दें। पेमेंट की जो मेथड्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, इन पे आप कर सकते हो। QR कोड भी दे रखा है, उस पर आप कर सकते हो। और एक बचेगा लास्ट में टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का क्या किया जाए, तो भाई टेस्ट सीरीज ऐप के थ्रू होगी, और उसका आपको अलग से पे करना होगा, उसका अलग से स्ट्रक्चर आ जाएगी। एक बार आपके रिजल्ट वगैरह आ जाए ये प्रीलिम का, तो फिर जो अपने कोर्स होगी उसके हिसाब से फिर वो टेस्ट सीरीज रन हो जाएगी, वो जो भी 100-150 रुपये के आसपास पड़ेगी वो वहाँ से आएगी। वो चार्जेस भले ही आपको अलग से बेयर होगा, लेकिन आप ये मान लीजिए कि वो जो भी सपोज 150 रुपये भी है आपके, तो इस हिसाब से कि 200 स्टूडेंट अगर 150 रुपये देते हैं, तो जो उसका प्रोडक्शन है और जो पोर्टल चार्जेस हैं, जो ऐप डेवलपर है वो खा जाते हैं, पेमेंट गेटवे है वो ले जाते हैं, तो उस टाइप से वो मिल करके वो पूरा 0 बेसिस पे चलेगा। तो टेस्ट सीरीज वहाँ से आपको रहेगी ऐप के थ्रू। क्लासेस आपको यूट्यूब और ऐप दोनों के ही थ्रू मिल जाएगी, मीन्स एक जगह मिलेगी आपको, चाहे यूट्यूब पे या ऐप पे, तो हालांकि दोनों ही जगह उसे कंडक्ट कराया जाएगा। और ये है भाई मेरे बारे में कि भाई मेरा नाम है, फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड है, मास्टर है, ये है, बीच में एसोसिएट प्रोफेसर का जॉब भी किया है, सिविल, ये खाली पीली की चीज़ें हैं। ये भाई पिछली लास्ट परफॉर्मेंस है। अब ये 1 दरोगा के लेवल के लिए तो हम लोग एक्चुअली कभी किया नहीं है इसके लिए, इससे पहले जो RFO है और जो IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, कोर्सेज कंडक्ट करवाए गए हैं, ये उसकी परफॉर्मेंस है। ये कुछ और है भाई, देखो 1 दरोगा का एक ऑलरेडी टेलीग्राम पे चैनल है। हाँ, एक और है कि अब जो क्लासेस है जनरली हम लोग रिकॉर्ड करके लाइव क्लास नहीं लेते हैं,
रिकॉर्ड करके उन्हें यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाता है। अब आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है तो क्या किया जाए, हम लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पर ही पेड ग्रुप बनाते हैं। आपको जैसी पेमेंट हो जाता है विदिन 3 आवर उसमें ऐड कर दिया जाता है। पेड ग्रुप में आपको ये फैसिलिटी रहती है कि आपको जब भी 24/7 कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप पेड ग्रुप में पूछ सकते हो, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, बट बेटर है आप पेड ग्रुप में पूछें। वहाँ पर क्या होता है कि जो दूसरे पढ़ रहे होते हैं उससे आपकी कंपटीशन की थोड़ी भावना फीलिंग होती है, क्योंकि ऑनलाइन में एक लेवल से ज़्यादा पता नहीं पड़ता कि किसने कितना पढ़ लिया है। तो वहाँ दूसरों को देख देख के कंपटीशन की फीलिंग आ जाती है आपको कोई कन्फ्यूजन, आप वहाँ क्वेश्चन का एक का रिस्पॉन्ड करते हो तो अगर हमारी साइड से उसका आंसर दिया जाता है तो दूसरों को भी उसका सिमिलर जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है। सेकंड, उन्हें भी बिना पूछे ही उसका क्लियर हो गया। कई बार जो कि अक्सर होता है कि किसी ने क्वेश्चन पूछा और मैं उसका रिस्पॉन्ड दूँ, उससे पहले ही किसी ने नीचे से दे रखा होता है, तो आपस में एक टाइप से एक बातचीत सा शुरू हो जाता है वो। तो इस टाइप के पेड ग्रुप एक डिस्कशन का प्लेटफॉर्म दे देते हैं। हम लोगों को भी अपडेट देना वहाँ पर सीधा सा आसान जाता है कि एक बार अपडेट डाल दिया सबके पास पहुँच गया। तो ऐसे व्हाट्सएप टेलीग्राम के ग्रुप से वहाँ पर आपका डिस्कशन हमेशा किया जा सकता है और उसमें कोई टाइम का बॉन्डेज है नहीं। आप रात को 2 बजे भी क्वेश्चन डाल दोगे, जिसके पास टाइम होगा मॉर्निंग तक कोई ना कोई रिस्पॉन्ड दे ही देगा। तो इस टाइप से क्या है कि वो एक बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो जाता है। बाई डायरेक्शन क्या, मल्टी हो जाता है, ग्रुप है, क्लासेस है और आप हो, तो सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन वहाँ हो जाता है। प्लस कुछ फ्री जैसे यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, उन्हें भी ज्वाइन कर लो। यहाँ पर एक सैम्पल स्टडी मटेरियल है, उसे साथ में अटैच कर दिया गया क्लास के, तो आप उसे एज ए रिव्यू पढ़ सकते हो, कुछ हद तक काम दे जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर आता है आपका डेज और जो इंटरनेशनल और नेशनल जो डेज आते हैं, ईयर्स आते हैं, उनके क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कर रखा है, जैसे वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है 21 मार्च है। अब ऐसी डे की मैं लिस्ट बना के देती हूँ तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। उसके पीछे कितने एग्ज़ाम में पूछा गया वो लिख रखा है, तो अब आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें केवल वही है जो पूछे गए हैं अभी तक। वो जो दुनिया भर की एक लिस्ट आ जाती है जिसमें से आधे कभी ज़िंदगी में पूछे नहीं गए, उन्हें इसमें पहले से ही नहीं है। तो ये जितने भी हैं वो केवल इम्पोर्टेंट वाले ही हैं। इसे कर सकते हो, उससे रिलेटेड वाली क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो डे इंटरनेशनल ईयर वाला आपका टॉपिक हैंडल हो जाता है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं वहाँ, उन्हें आप पढ़ सकते हो। कोई अगर डाउट रहा है तो वो यहाँ पर हो जाएगा। अब एक मुद्दा और है कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और कब ख़त्म होंगी। तो आज है आपका शायद 9 फरवरी है आज। तो आपकी 10 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स कल से क्लासेस हो जाएंगी। लगभग शायद 1 से 1.5 घंटे के आसपास पर डे बेसिस के हिसाब से, या आप 3 घंटे की क्लास अल्टरनेट डे के हिसाब से ऐसा मान लीजिए। तो वो रेगुलर अपडेट होता रहेगा वहाँ पर। और नेक्स्ट 40 डेज़ में आपका ये ख़त्म हो जाएगा। 40-50 डेज़ में, तो एटलीस्ट 40 से 50 डेज़ के आसपास लगेगा इसे ख़त्म होने में। अगर सपोज़ कहीं ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम के लिए अपने पास कम टाइम है, एग्ज़ाम जल्दी है, और तो फिर थोड़ा प्री पॉइंट कर सकते हैं, कुछ क्लास एक्स्ट्रा लेकर के उसे वहाँ पर खिसका लिया जाएगा। अगर यहाँ पर कोई डाउट बचा है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, नीचे ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जुड़े रहने के लिए